Good morning, my dear students. My name is Rajnesh Kumar, and today I teach class 12 biology, lesson number 2, मानव में लैंगिकरण। जी हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को नर जनन तंत्र के बारे में और उसके मुख्य भाग और उसके कार्यों के बारे में अध्ययन कराने चल रहा हूँ। तो आइए एक एक पार्ट अच्छी तरह देखते हुए समझते हुए चलते हैं और आपसे एक छोटा सा वादा करते हैं, आपको पुरुष जनन तंत्र यानी कि नर जनन तंत्र की सभी बातों, सभी एक एक नसों को अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। कॉपी पेन लेके आप बैठे रहेंगे और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नर जनन तंत्र। जी बच्चों, आप अपने स्क्रीन पर नर जनन तंत्र का यह चित्र देख पा रहे होंगे। इसके मुख्य भागों का नाम दिया गया है। तो आइए समझते हुए चलते हैं। उससे पहले बताते हैं कि जनन होता क्या है। इसके पहले की वीडियो में मैंने ये सभी चीजें आपको मुख्यतः बता चुके हैं, जनन क्या है, निषेचन क्या है वगैरह वगैरह। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो जनन होता क्या है? अपने जैसे समान जीव, अपने जैसे समान जाति के जीव को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और जनन बहुत ही आवश्यक होता है आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए, यानी आनुवंशिक को बनाए रखने के लिए जनन अति आवश्यक होता है अपने जैसे, ताकि वंश चलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नर जनन तंत्र के मुख्य भागों को और उनके कार्यों को, उनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन आप ध्यान से देखते रहें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कम से कम समय में आपको अच्छे से अच्छा समझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। नर जनन तंत्र का सबसे मुख्य भाग होता है वृषण। वृषण वृषण का मुख्य कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। वृषण का मुख्य कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। ठीक भैया, फिर आगे चलते हैं तो आती हैं वृषण से जुड़ी हुई शुक्रवाहक। शुक्रवाहक, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्राणुओं को ऊपर ले जाने, यानी जिस नलिका के द्वारा शुक्राणु धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हैं उसे कहा जाता है शुक्रवाहक। यानी वे नलिका जो शुक्राणु को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी वृषण से शुक्रवाहक क्या करते हैं, शुक्राशय तक शुक्राणुओं को पहुंचाते हैं। यानी जिस वह नलिका जो वृषण से शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाती है वह नलिका क्या कहलाती है? शुक्रवाहक कहलाती है। यानी कि शांत भावना से आसानी से कहें तो वृषण से शुक्राशय तक जो नलिका शुक्राणुओं को पहुंचाती है वही क्या कहलाती है? शुक्रवाहक कहलाती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो ये नलिका यहाँ से जाकर मिली हुई है कहाँ? शुक्रवाहक के पास, सॉरी शुक्रवाहक के साथ शुक्राशय। ठीक भैया, शुक्राशय क्या होता है? वृषण यहाँ उत्पन्न हुआ, यहाँ तैयार हुआ, यहाँ से फिर क्या करता है, नलिका जो जिससे जाता है इसे कहा जाता है शुक्रवाहक। जहां पे जाके ये एकत्रित होते हैं, इसका काम होता है निर्माण करना, नलिका का काम होता है आगे बढ़ाना। और जहां पर शुक्राशय होता है वहां पर शुक्राणुओं को कई दिनों तक क्या किया जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि इसे एक प्रकार का संग्रहालय कह सकते हैं, जहां पर शुक्राणु क्या करते हैं? इकट्ठे होते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण 72 से 74 दिन में होता है। जी हाँ दोस्तों, 72 से 74 दिन में मानव में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है ना भैया, यानी कि 72 से 74 दिन में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? फिर ये क्या होते हैं, यहाँ पर आकर क्या रहते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। ठीक भैया, उसे क्या कहते हैं? शुक्राशय कहते हैं। फिर इसके बाद हमने आपको वृषण बताया, शुक्रवाहक बताया, शुक्राशय बताया। ऐसा इसलिए कि ये तीनों भाग यहाँ से यहाँ तक के जुड़े हुए थे। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए शिश्न। ठीक, मानव जनन तंत्र का सबसे मुख्य भाग ये भी होता है शिश्न। शिश्न का कार्य होता है कि जो ये शुक्राणु यहाँ से यहाँ तक आए हैं उनको मादा जनन तंत्र तक पहुंचाना, इसका कार्य होता है शिश्न का कार्य होता है। फिर आगे और चलें, अभी आपको थोड़ी ही देर में
सारी चीजें लिखित मिल जाएंगी, सबकी परिभाषाएं मिल जाएंगी, आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। बस कॉपी पेन लिख के बैठे रहें, देखते रहें, अभी नॉर्मल आप लिखते रहें, अभी आपको सारी चीजों की डेफिनेशन सहित मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया सेशन। मूत्र मार्ग वे मार्ग होते हैं जहां से यूरिन, मूत्र को क्या कहते हैं, यूरिन, जहां से यूरिन और हमारे शुक्राणु क्या करते हैं, बाहर आते हैं, उसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहा जाता है। फिर आगे चलें, शुक्रवाहक मैंने आपको बता दिया। कंद मूल पंथ ग्रंथि, ठीक है ना, कंद मूल पंथ ग्रंथि, ये क्या करते हैं भैया, सबका अपना अपना एक कार्य होता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि ये क्या करती है, एक तरल चिपचिपा पदार्थ होता है जो इसमें बार बार क्या करता है, यानी शुक्रवाहक नलिका में क्या करता है, चलता रहता है। यानी कि जिस समय आप बाथरूम करते हैं या फिर यूरिन आता है तो ये क्या करते हैं, ये एक तरल चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं जिससे सारी चीजें, यानी बाथरूम में कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी यूरिन में कोई दिक्कत नहीं होती है, ऑटोमेटिक यूरिन बाहर हो जाते हैं। फिर आगे आते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि। प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या करती है, हाँ प्रोटेस्ट ग्रंथि के बारे में बता रहे थे, कंदमूल पंथ, जैसे कहने मतलब भैया क्या आपने बताया कि यहाँ से क्या बाहर आते हैं, आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ से क्या बाहर आते हैं, जी हाँ, आप यहाँ देखिए, ये है शुक्राणु, क्या है ये, शुक्राणु। फिर यहाँ से नलिकाएं गई हुई हैं जिसे हमने क्या कहते हैं, शुक्रवाहक कहते हैं। ये आके रुकी हुई है कहाँ पे, हमारी नलिका पर, ठीक है, कहाँ जुड़ी हुई है, नलिका से। अब कहने का मतलब भैया कि इसमें यूरिन भी होता है, यानी कि बाथरूम भी होता है, जिसे यानी कि मूत्र कहा जाता है, और ये हमारा होता है मूत्र मार्ग। ये क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। ये जो बीच में आप पीला पीला पार्ट देख रहे हैं, ये क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है, ठीक है ना। अब कहने का मतलब है ये जब मूत्र मार्ग है, यानी कि हमारा यूरिन और शुक्राणु यानी कि स्पर्म, ये दोनों एक ही नलिका के द्वारा रुक रहे हैं, तो भैया इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज लगी होगी ना जो इन दोनों को डिवाइड कर देती है कि भैया अभी आप जाओ, आपकी बारी है। और फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसी पट्टी होगी जो रुकती होगी कि भैया अभी स्पर्म जाना है, स्पर्म जाए। और वही नलिका, उसी नलिका से आता है क्या, हमारा यूरिन। यूरिन भी के लिए भी क्या होता है, एक ही पट्टी। जैसे कि आप देखें तो अगर कृषि में हो, आप लोग खेती करते हो, ठीक है, हम भी नॉर्मल एक छोटे से किसान ही हैं, तो वहां से क्या होता है, जैसे कहने का मतलब भैया खेत में पानी लगाए हो ना, अगर आप खेत में पानी लगाए हैं तो अगर बरहा जानते हैं जिधर से पानी बहुत तेज से जाता है, तो वो क्या करते हैं, जब पानी खेत में ले जाना है, बरहा तो सीधा गया होता है जिसे आप जिसमें से पानी जा रहा होता है, तो उसे क्या करते हैं, काट के इधर बांध देते हैं, ठीक है ना, और तब पानी इधर जाने लगता है। और फिर उसी मिट्टी को जो काट के इधर रखे रहते हैं उसको क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं, तो पानी फिर सीधे जाने लगता है। सेम वैसे यहाँ पर एक क्या पाई जाती है, यानी कि वाल्व कह सकते हैं आप, पाई जाती है, जो क्या होती है, समय अनुसार यानी उत्तेजना बढ़ने पर क्या होता है, वो यूरिन मार्ग को बंद कर देता है और स्पर्म मार्ग को क्या कर देता है, ओपन कर देता है, और स्पर्म अधिक उत्तेजना के कारण क्या होता है, फिर धीरे धीरे बाहर आ जाता है, घर्षण के कारण वो चीजें क्या होती है, बाहर आ जाती हैं। तो आइए आपको चित्र के माध्यम से और अच्छे तरह से समझाते हैं। फिलहाल हमने आपको प्रोटेस्ट ग्रंथि बता दिया, शुक्राशय बता दिया, मूत्राशय जहाँ पर हमारा यूरिन इकट्ठा रहता है। तो आइए अब आपको हम और आगे बताते हुए संक्षिप्त से चलते हैं। जी हाँ बच्चों, अभी मैंने क्या बताया भैया, शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जिस नलिका के द्वारा ये जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, शुक्रवाहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, शुक्रवाहक कहा जाता है। फिर जो आप ये पीले पीले भाग देख रहे हैं, ये हल्का पीला पीला, ठीक है ना, इसके बाद में ये आप एक गाढ़ा पीला स्थान देख रहे होंगे 2, और फिर ये पीली नलिका, ये होते हैं क्या, वृषण। वृषण का कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना, ये निर्माण करते हैं शुक्राणुओं का। फिर ये क्या होते हैं भैया, जिस नलिका से जाते हैं उसे शुक्रवाहक बोला जाता है। जिस स्थान पे जाके ये शुक्राणु यहाँ से इस नलिका से जाके जहाँ पर रुकते हैं उसे क्या कहा जाता है भैया, शुक्राशय कहा जाता है, जहाँ पर कई दिनों तक वो क्या कर देते हैं, सुरक्षित रहते हैं। फिर जहाँ पर हमारा यूरिन इकट्ठा रहता है उसे क्या कहा जाता है भैया, मूत्राशय, यानी जहाँ पर हमारा यूरिन इकट्ठा रहता है, ठीक। इसके बाद हमने बताया था आपको प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या होती है, प्रोटेस्ट ग्रंथि का मतलब होता है भैया वह क्या एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है और वहां पर वाल्व रूप में एक वाल्व लगा होता है जो क्या करता है,
समय अनुसार यूरिन और स्पर्म को आउट करने के लिए वह अपना स्थान क्या करता है, ओपन और क्लोज होता रहता है, यानी कि बंद होता है और खुलता है। जब जिस चीज की जरूरत होगी, जब यूरिन बाहर करना होगा तो वह मार्ग ओपन हो जाएगा यूरिन का, और जब शुक्राशय को बाहर करना होगा तो यूरिन का मार्ग बंद कर देगा और स्पर्म ओपन कर देगा। ठीक है ना भैया। फिर आगे चलते हैं। ये सारी चीजें आपको हमने समझा दिया। अब लिखित माध्यम से हम थोड़ा सा और बता देते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हो वो सारी चीजें हमने आपको समझा दिया है। जिन बच्चों को समझ में ना आए एक बार वीडियो रिवर्स करेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ देखिए इसी वृषण का एक पार्ट यहाँ पे ओपन करके दिखाया गया है कि वृषण पालिकाएं क्या होती हैं। वृषण तो होता है, जो आप ये रेड रेड दिख रहे हैं ये वृषण है। जो इसके किनारे किनारे पट्टी व्हाइट व्हाइट दिख रही है, यानी जो ये किनारे जिसमें ये वृषण रखा गया होता है, जिसमें स्थित होता है, उसे कहा जाता है वृषण कोश। क्या कहा जाता है भैया, वृषण कोश कहा जाता है। अब इसमें पाई जाते हैं वृषण पलिकाएं। इनमें ही छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं पतली सी, यानी ठीक है ना। और इन जो जालियां बनी होती हैं क्या कहा जाता है, वृषण जालिका कहा जाता है। ठीक। और फिर इसमें पाई जाती है शुक्रवाहिनियां। इन दोनों ही मिलकर शुक्राणु का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, यानी स्पर्म का निर्माण करती हैं। और अधिवृषण क्या करता है, इस यहाँ तो निर्माण होता है, यानी छोटे छोटे शुक्राणु क्या होते हैं, तैयार होते हैं। और फिर जो आप ये पीला पीला पार्ट देख रहे हैं, जो ये पीला पीला देख रहे हैं, यहाँ से जाकर यहाँ क्या होता है, वो यानी कि परिपक्व होता है, थोड़ा तैयार होता है। ठीक है ना भैया। यहाँ से ये छोटे से अंकुरित होते हैं, यहाँ पे जाके थोड़े से बड़े होते हैं, फिर यहाँ से नलिकाओं के द्वारा, ठीक है ना, जहां पर ये इसको कहते हैं वृषण। जिस जाली में ये रखे होते हैं उसको कहा जाता है किनारे किनारे ये पार्ट, इसको कहा, जिस कोष में रखे जाते हैं उसे बोलते हैं वृषण कोष। इसमें पाए जाते हैं वृषण पालिकाएं, वृषण जालिका और शुक्र वाहिका। इन तीनों मिलकर ये क्या करती हैं, शुक्राणु का निर्माण करती हैं। और फिर यह शुक्राणु पहुंचता है अधिवृषण पर। अधिवृषण इसको थोड़ा सा परिपक्व कर देता है, यानी कि थोड़ा सा अच्छा बना देता है, इसकी क्वालिटी को और भी अच्छा बना देता है। और फिर ये शुक्रवाहक नलिकाओं के द्वारा शुक्राशय तक पहुंच जाती हैं। जिस नलिका के द्वारा शुक्राणु वृषण से शुक्राशय तक पहुंचते हैं, उस ग्रंथि को, उस नली को क्या कहते हैं, शुक्रवाहक कहते हैं। और जिस नली से मूत्र का त्याग होता है, यानी कि यूरिन बाहर आता है, उसे कहा जाता है मूत्रवाहिनी। बाकी अन्य सारी चीजें आपको हमने बता दिया है, इसको कहते हैं शिश्न मुंड। और ये जो आप पीले पार्ट देख रहे हैं ये क्या होते हैं, वृषण मार्ग। तो आइए अब वृषण की परिभाषा देखते हैं। शिश्न क्या होता है, अंडाशय वृषण क्या होता है, ये कितनी जोड़ी पाई जाते हैं, सबके एक एक कार्य अच्छी तरीके से समझते हुए चलते हैं। तो आइए देखते हैं। जी हाँ बच्चों, आइए देखते हैं अब इनकी डिफिनेशन कैसे होती है। नर जननांग, नर जननांग किसे कहते हैं, नर के शरीर का वह भाग जो जनन की क्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, नर जननांग कहते हैं, यानी नर जननांग कहलाता है। तो आइए अब देखते हैं वृषण क्या होता है। जी हाँ बच्चों, वृषण क्या होता है, शुक्राशय क्या होता है, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ओके नो प्रॉब्लम। देखिए अब देखते हैं वृषण। हमने बताया था इसकी संख्या कितनी होती है भैया, 2 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आपने देखा कि वृषण जो होते हैं वह शरीर के बाहर के भाग होते हैं, ठीक है ना भैया। जहां पर यूरिन इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना, जिसे हम मूत्राशय कहते हैं, जहां पर इकट्ठे होते कहाँ होते हैं भैया, पेट के अंदर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वृषण कहाँ होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं। कभी कभी आप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वृषण शरीर के बाहर क्यों होते हैं, इसका मुख्य कारण बताइए। तो भैया वृषण शरीर से बाहर होने का एकमात्र और सबसे मुख्य कारण यह है कि किसी भी स्पर्म के निर्माण के लिए, यानी शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 सेल्सियस या 2.5 सेल्सियस कम अगर इसका टेम्परेचर रहेगा, यानी वृषण का टेम्परेचर ये जब तक शरीर से 2 अंश सेल्सियस कम नहीं होगा तब तक शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। जैसे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 अंश सेल्सियस ही रहता है, ठीक है ना।
तो 37 अंश सेल्सियस, अगर 37 अंश सेल्सियस वृषण का हम रख देंगे, मतलब शरीर के अंदर रहा, तो इसका भी तापमान मेंटेन रहेगा बॉडी के साथ। और जब उतना ही रहेगा, यानी 37 अंश सेल्सियस ही रहेगा, तो स्पर्म का निर्माण नहीं हो सकता है, स्पर्म का निर्माण नहीं हो सकता है। और जब स्पर्म का निर्माण नहीं हो सकता, तो आप कभी जीवन में फादर बन ही नहीं सकते, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। इसीलिए वृषण को बाहर रखा गया, ताकि वह स्पर्म का निर्माण बराबर करता है। ठीक है, तो वृषण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यह शरीर के बाहर होता है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणु, स्पर्म, ठीक है, तथा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना होता है। ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, ठीक है ना, यह वृषण के द्वारा बनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है उत्तेजना पैदा करता है। ठीक है ना भैया, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? उत्तेजना पैदा करना। ठीक है ना भैया, कुछ कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनमें उत्तेजना क्या होती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। एक निश्चित आयु के बाद उत्तेजना क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और बहुत सारे होते हैं जो बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर भी उत्तेजनाएं उतनी ही रहती है। तो उत्तेजना का कार्य क्या होता है? मतलब उत्तेजना उन्हीं के अंदर दिख रहेगी जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उपलब्ध रहेगा, यानी बनता रहेगा। उनकी उत्तेजना उतनी की उतनी ही बनी रहेगी, यानी अच्छी खासी बनी रहेगी। ठीक है ना, तो उत्तेजना उत्पन्न करने का कार्य कौन करता है भैया? ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा। ठीक, एक छोटा छोटा पार्ट है जो मात्र या 20 मिनट की वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। छोटी छोटी चीजें बता देंगे जो आप जल्दी मिलेंगी नहीं। ठीक है ना, क्या करें भैया? टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? उत्तेजना को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और शुक्राणु निर्माण में प्रोटेस्ट ग्रंथि भाग लेती है। प्रोटेस्ट ग्रंथि भी क्या करती है? इसमें भाग लेती है। ठीक है, अब देखते हैं अधिवृषण। अधिवृषण, अधिवृषण का कार्य क्या होता है? अधिवृषण यह वृषण से जुड़ा हुआ रहता है। इसका मुख्य कार्य परिपक्व शुक्राणु को संचित रखना होता है। यानी क्या करता है? अधिवृषण शुक्राणुओं को क्या करता है? इससे कहने मतलब शुक्राणु वृषण में तैयार होते रहते हैं और वृषण से यह जुड़ा हुआ भाग होता है, तो वहां से क्या करता है? छोटे छोटे शुक्राणु जो होते हैं उनको क्या करता है? अपने पास संरक्षित रखता है और उनको और भी शुद्ध करता रहता है। अब देखते हैं शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका क्या होती है? ठीक है ना, शुक्रवाहिका यह पतली नस होती है। क्या होती है भैया? यह पतली नस होती है जिसके माध्यम से शुक्राणु शिश्न तक पहुंचते हैं। जिसके मदद से शुक्राणु क्या होते हैं? शिश्न तक पहुंचते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं शिश्न। शिश्न यह बाह्य जननांग है। शिश्न क्या होता है भैया? यह बाह्य जननांग होता है। और बाह्य जननांग होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शुक्राणु को मादा जननांग तक पहुंचाना, यानी स्पर्म को मादा के जननांग तक पहुंचाना। ठीक है ना भैया? तो शिश्न का कार्य क्या होता है? यह बाह्य जननांग होता है। इसका मुख्य कार्य होता है शुक्राणु को मादा तक पहुंचाना। जी हाँ बच्चों, अब आइए वही चीज आपको रिपीट तौर पर फिर से बताते हैं और आपको थोड़ी सी जानकारी जो आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है वह हम आपको बताते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ये पीली रेखा बनी हुई है, जो कोष बना हुआ है, इसको कहा जाता है वृषण कोष। क्या कहा जाता है भैया? वृषण कोष कहा जाता है। फिर आप जो ये पार्ट देख रहे हैं लाइक ए मैंगो, एक आम की तरह, ठीक है ना, ये क्या कहा जाता है? वृषण, यानी कि टेस्टिस। ठीक, फिर आप यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पर क्या निकली हुई है? नलिका निकली हुई जो यहाँ तक जा रही है। ठीक है, ये नलिका यहाँ से स्टार्ट है और फिर जा रही है। तो इस नलिका को क्या कहा जाता है भैया? शुक्रवाहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? शुक्रवाहक। मैंने बताया था ना, वह नलिका जो शुक्राणुओं को यानी स्पर्म को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है, उसे शुक्रवाहक नलिका कहते हैं। ठीक है ना, फिर आगे देखते हैं। इसमें कंप्लीट हो गया। ये जो कोष बना होता है, जो बाहरी आवरण होता है, उसको बोलते हैं वृषण कोष। इसमें वृषण होता है, वृषण से जो नलिकाएं जुड़ी होती हैं उसे शुक्रवाहक कहते हैं। शुक्रवाहक क्या करते हैं कि शुक्राणु को वृषण से शुक्राशय तक पहुंचाते हैं। शुक्राशय का अब क्या है भैया? शुक्राशय वो होते हैं जो क्या करते हैं? शुक्राशय शुक्राणुओं को यानी स्पर्म को कई दिनों तक वहां क्या करते हैं? संग्रहित रखते हैं, अच्छे से सुरक्षित रखते हैं। फिर आगे देखते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथियां। प्रोटेस्ट ग्रंथियां मैंने क्या बताया भैया? ये क्या होता है? एक प्रकार का इसमें क्या होता है? तरल पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जो क्या करता है भैया?
समयानुसार उन सभी पदार्थों को रिलीज किया करता है, जिससे यूरिन यानी कि मूत्र और स्पर्म बिना किसी प्रॉब्लम के क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब बुढ़ापे टाइम में जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं उस समय उनको लोगों को बाथरूम की प्रॉब्लम होती है कि भैया यूरिन बाहर नहीं हो रहे हैं, रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो उनमें दिक्कत क्या होती है, प्रोटेस्ट ग्रंथियां क्या होती हैं, पूरी जाम हो गई होती हैं। तो इस पर क्या होता है, बाहर निकलने में यूरिन बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है, और फिर वही आगे चल के उनको क्या करते देती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देती है। क्योंकि जब आप कुछ खा रहे हैं और निकालने में आपको दिक्कत हो रही है, निकल नहीं रहा है, तो भैया ये सारी चीज़ें यूरिन को प्रॉब्लम करेगी। ठीक है ना। तो वो कौन से करते हैं, प्रोटेस्ट ग्रंथियां। ये क्या करती हैं, एक तरल पदार्थ चिपचिपे पदार्थ को रिलीज करती हैं, जिससे यूरिन या फिर स्पर्म आराम से बाहर हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्रासपर्श ग्रंथियां। ये ग्रंथियां क्या करती हैं भैया, ये एक वाल होती है। आप यहाँ से देखें, अभी हमने बताया था ना कि भैया जब यहाँ पे मूत्राशय है और मूत्र इसी रूट के द्वारा, इसी मार्ग के द्वारा क्या होता है, स्पर्म भी बाहर आता है, यूरिन भी इसी से बाहर आता है। कहने का मतलब भैया एक नली है, देहाती भाषा में कहें एक नाली है। अब नाली में आके दो नाली मिली हुई है, और एक नाली जो है वह एक जो मेन नाली है वह एक को ही बाहर कर सकती है, चाहे इस नाली से आने वाले पानी को, चाहे इस नाली से। अब यहाँ आप अगर ध्यान से देखें तो एक प्रकार की नली है। अब या तो इस नली का स्वीकार करेगा, इस नली से बाहर करे, और या तो यूरिन को बाहर करे। दोनों में से एक को ही बाहर करना है। तो यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा लगा होगा वाल जैसा, जो एक को रोके तब दूसरा बाहर आए, और जब इसको बाहर यूरिन को बाहर करना हो तो इसको रोक दे। और नहीं तो हमेशा भैया स्पर्म बाहर ही होते रहे, बाहर होते रहे, बाहर होते रहे, और नहीं तो हमेशा भैया यूरिन बाहर होता रहे, तो क्या कहोगे, कैंपस पहनोगे? ऐसा तो है नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, नलिका लगी होती है, एक क्या लगी होती है भैया, वाल्व लगा होता है, जो क्या करता है, समय अनुसार इन सभी को रोकता है। ठीक है ना। जब उत्तेजना शरीर की बहुत तेज हो जाती है तो स्पर्म का द्वार खुल जाता है, और जब उत्तेजना कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक स्पर्म का द्वार बंद हो जाता है। ये मेन बिंदु है। ठीक है ना। आइए अब देखते हैं कि मानव में जो नर जनन तंत्र होता है, यानी कि शिश्न का, इसका आकार आपने देखा होगा निश्चित नहीं होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, समय अनुसार इसका आकार क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है। उत्तेजना अधिक तो इसकी लंबाई अधिक, उत्तेजना कम तो यह न्यूनतम रहेगा। ठीक है ना। इसका कारण क्या होता है, आपने कभी जाना इसका मुख्य कारण क्या होता है? नर जनन तंत्र में शिश्न की लंबाई घटने और बढ़ने का मुख्य कारण होता है, क्योंकि शिश्न में क्या पाई जाती है, जाली कावक पाई जाती है, यानी जाली ग्रंथियां पाई जाती हैं, जाली के समान एक ग्रंथि पाई जाती है। जिस समय उत्तेजना बढ़ती है तो इसमें ब्लड क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और जितने ब्लड बढ़ते जाते हैं तो इसकी लंबाई क्या होती है, ऑटोमेटिक बढ़ती हुई चली जाती है। जितने भी इस जाली में ब्लड बढ़ते जाते हैं, जितने ब्लड भरेंगे उतने इसकी लंबाई बढ़ जाती है। और जब उत्तेजना खत्म तो ये ब्लड दोबारा क्या होते हैं, शरीर में वापस रिटर्न हो जाते हैं, और यह फिर से अपने सामान्य स्थिति में आ जाती है। ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो वीडियो रिवर्स करके फिर से समझ सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। जी हाँ बच्चों, अब आपके सामने टेस्टिस के बारे में कुछ लिखे गए हैं। आइए देखते हैं टेस्टिस क्या होता है, क्या कहा होते हैं इन सभी चीजों को। तो दिया गया है, ठीक है ना, टेस्टिस यानी शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होता है, जिसे वृषण कोश, ठीक है, कहते हैं। मैंने बताया था कि टेस्टिस यानी कि वृषण जहां पर स्थापित होते हैं, जहां पर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है,
वृषण कोश कहा जाता है, यानी वृषण जिस थैली में होते हैं उनको वृषण कोश कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, अब आगे देखते हैं वृषण कोश। वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। ठीक है ना भैया। क्या कह रहे हैं, वृषण मैंने बताया शरीर से बाहर क्यों रखे जाते हैं, वृषण को शरीर से बाहर क्यों रखा गया। वृषण कहाँ रहता है, वृषण कोश में, और ये सभी क्या होते हैं, बाहर होते हैं। शरीर से बाहर क्यों होते हैं, ताकि इनका तापमान शरीर के तापमान से क्या रहे, कम रहे। ठीक है ना भैया, शरीर के तापमान से 2 या 2.5 डिग्री क्या रहे, कम रहे। 2 या 2.5 डिग्री क्या रहे भैया, कम रहे। फिर आगे देखते हैं, प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं। वृषण की संख्या कितनी होती है भैया, 2, और एक भर में कितने कक्ष होते हैं, 250। यानी कि एक छोटा सा कमरा है, उसमें 250 कमरे हैं। आप समझ सकते हैं कितनी पतले पतले झीलें होंगी। ठीक है ना भैया। तो प्रत्येक वृषण में कितने होते हैं, लगभग 250 कक्ष होते हैं। फिर आगे दिया गया है, जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। वृषण पालिका कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं भैया, वृषण पालिका कहते हैं। जी हाँ बच्चों, अब आपके सामने जो लाइनें लिखी गई हैं, ये लिखा गया है नर जनन तंत्र के बारे में, यानी शिश्न के बारे में लिखा गया है। यानी शिश्न क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में लिखा गया है। तो शिश्न पुरुष की बाहरी जन्नेंद्रियां, क्या भैया, एक होती है ज्ञानेंद्रियां, ये क्या है, जन्नेंद्रियां। ठीक है, यानी ये क्या होता है, शरीर से बाहर होते हैं। फिर अगला दिया गया है, यह विशेष प्रकार के उत्कोष का बना होता है। मैंने बताया था ना अभी, इसमें क्या होता है भैया, झिल्लियां पाई जाती हैं, जो क्या होती हैं, आवश्यकता अनुसार उत्तेजना होने पर क्या होता है, इसमें ब्लड भर जाते हैं, ब्लड से भर जाते हैं। इसी कारण इनकी संरचना क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। ठीक। फिर तीसरा है, जो शिश्न के उद्घर्षण में, ठीक है ना, यानी कि ये विशेष ऊतक से बने होते हैं, और वे ऊतक क्या करते हैं, जो शिश्न के उद्घर्षण में, ठीक है, सहायता प्रदान कर वीर्य सेचन को सुगम बनाते हैं। यानी कि यही ऊतक क्या करते हैं, शिश्न के घर्षण के कारण उन्हें वीर्य सेचन में सुगमता प्रदान करते हैं। फिर आगे कहा गया है, शिश्न का अंतिम वर्धित भाग, यानी शिश्न का जो सबसे अंतिम भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, शिश्न मुंड कहलाता है। ठीक है ना, जो क्या होता है भैया, एक ढीली त्वचा से, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे अग्रछद कहते हैं। यानी शिश्न का जो अगला भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, शिश्न मुंड कहा जाता है, और यह एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे क्या कहा जाता है, अग्रछद कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, अभी हमने आपके इसके सभी पार्टों को बता दिया है और सभी के कार्य आपको अच्छी तरीके से समझा दिए। एक बार दोबारा 5 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे मुख्य भाग वृषण। वृषण की संख्या बोलो भैया कितनी होती है, वृषण की संख्या 2 होती है। वृषण की संख्या 2 होती है। वृषण में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, वृषण पालिकाएं, वृषण जालिका और शुक्र वाहिका। ठीक है ना भैया। अब देखते हैं, तो देखिए आपके सामने बने हुए हैं। सबसे पहले इसमें क्या पाई जाती है, जाली पाई जाती है, जिसका क्या कहा जाता है, शुक्र जालिका कहा जाता है। फिर इसके अंदर क्या होती हैं, वृषण पालिकाएं। ये आप छोटे छोटे जो बिंदी के समान आप देख पा रहे होंगे, छोटी छोटी इसमें बिंदी नजर आ रही है, ये क्या होते हैं, वृषण पालिकाएं होती हैं। हमने अभी आपको बताया था वृषण के बारे में कि इसमें 250 कक्ष होते हैं, यानी 250 छोटे छोटे कमरे होते हैं इसमें। मैंने अभी आपको बताया था वृषण के कार्य में, बताया था उसके बारे में, जब हमने बताया था उसमें बताया था इसमें होते हैं 250 छोटे छोटे जो दिख रहे हैं क्या है, कक्ष हैं। इसी में से किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और फिर ये देखो ये क्या है, नसें हैं, ठीक है ना, जहां से इसमें से ये छनके होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इस नलिका को क्या कहते हैं, शुक्र वाहिका कहते हैं। फिर यहाँ से जाता है अधिवृषण में। अधिवृषण में ये क्या होते हैं,
इकट्ठे होते हैं, यहाँ से निकल के यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे थोड़े परिपक्व हो जाते हैं और फिर यहाँ से जिस नलिका के द्वारा जाते हैं उसे कहा जाता है शुक्रवाहक। ठीक है, जिस नलिका से आगे बढ़ते हैं उसे शुक्रवाहक कहते हैं। फिर वह नलिका जहाँ से यूरिन आता है यानी कि मूत्र आता है उसे क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी। ऐसी नलिका जो मूत्र को बाहर, मतलब जिस नलिका से मूत्र आता है यानी यूरिन आता है उसे मूत्र वाहिका कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, जहां पर यूरिन इकट्ठा होता है उसे बोला जाता है मूत्राशय। ठीक है, फिर शुक्राशय उसे कहते हैं जहां पर शुक्राणु आगे इकट्ठा होता है उसे क्या कहते हैं, शुक्राशय। जहां पर शुक्राणु इकट्ठा हो शुक्राशय, जहां पर मूत्र इकट्ठा हो यानी यूरिन इकट्ठा हो वहां पे मूत्राशय। फिर आगे आते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथियां। प्रोटेस्ट ग्रंथियां परिवार शुक्राणुओं के निर्माण में भी कार्य करती हैं तथा यह क्या करती हैं, एक तरल पदार्थ को रिलीज करती हैं जो क्या करता है, नली को पूरी तरह क्लीन रखता है, साफ रखने का कार्य करता है और यूरिन और स्पर्म को बाहर आने में मदद करता है। कंदमूल पंथ, ये क्या होते हैं, ये क्या होती है, एक प्रकार की क्या होती है, वाल्व होती है जो क्या करती है, समय अनुसार क्या करती है, यूरिन को और स्पर्म को क्या करती है, बाहर करती है। मूत्र मार्ग, ये जो आप पीला पीला पार्ट देख रहे हैं ये क्या होता है, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग के द्वारा ही स्पर्म और यूरिन क्या होते हैं, बाहर आते हैं। ठीक है ना। इस पूरे पार्ट को क्या कहा जाता है, शिश्न कहा जाता है, शिश्न कहा जाता है। इन पूरे पार्ट को क्या कहा जाता है, शिश्न कहा जाता है। जो आगे का पार्ट होता है ये होता है शिश्न मुंड, आगे का भाग जो होता है उसे कहा जाता है शिश्न मुंड। इसके ऊपर जो ये पतली सी चमड़ी आगे की होती है उसे कहा जाता है अग्रछद। ठीक है, तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है हमें कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी चीज आपको पूछना हो, कोई भी बायोलॉजी का क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो आपको समझ में ना आया हो या फिर ना आपको आता हो या फिर कोई भी समस्या हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हम आपका उत्तर जरूर देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके, तब तक के लिए जय हिंद।